नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक ऐसे विषय को लेकर के जो आपके लिए जानकारी भरा हुआ होगा। तो जानेंगे आज का क्या है विषय, लेकिन सबसे पहले आज के इस दिन को और इस प्रोग्राम को पॉजिटिव बनाने के लिए देखते हैं आज का सुविचार। हमारा आज का सुविचार है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, हम जब भी किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थक कर हार कर बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा प्रयास करते रहना, जिससे ये होता है कि ये जो सफलता है वो हमारे और आपके कदमों को चूमती है। तो चलिए इसी सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का क्या है विषय। जी हाँ, नमस्ते यूपी का हमारा आज का मुद्दा है, हमारा आज का विषय है, अपना भी होगा एक आशियाना यानी रेरा। जी हाँ दर्शकों, जब भी कोई इंसान कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, बेसिकली जब हम छत, घर या आशियाने की बात करते हैं तो हमेशा ये जहन में रहता है कि ख़रीदने से पहले या उसके बाद किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज ऐसे ही विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेश कुमार मेहतानी जी हैं आज हमारे साथ। आप हैं एडिशनल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश आवास विकास लखनऊ से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में, और आपसे बहुत सारी जानकारी लेंगे इस विषय से संबंधित। धन्यवाद। तो दर्शकों, सबसे पहले आज हम सर से यही जानना चाहेंगे कि क्या है ये रेरा और क्यों ज़रूरी है ये उनके लिए जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में रोज़गार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि। जी। कृषि के बाद अगर कोई रोज़गार देने वाला सेक्टर है दूसरे नंबर का तो वो है रियल एस्टेट। इसका जो है भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होते हुए भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अनरेगुलेटेड था। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का, मानकीकरण का अभाव था, गुड गवर्नेंस का अभाव था। तो इसकी वजह से जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, और ख़ास तौर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से इसमें कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था। तो जो घर खरीदार थे, अगर उनको कोई समस्याएं होती थी तो वो बड़ी परेशानी होती थी। तो मई 2016 में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अचल संपत्ति का क्रय विक्रय हो, नंबर एक वो एफिशिएंट मैनर में हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, पारदर्शी तरीके से हो, और दूसरा ये कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। और इतना ही नहीं, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो ग्रो करे, उसके लिए भी कुछ काम किए जाएं। इसके लिए ये नया अधिनियम लाया गया जी। इसे ही हम द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 या बोलचाल की भाषा में हम इसे रेरा कहते हैं। सर अगर हम रेरा की बात करें तो किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मकान या ज़मीन या अपार्टमेंट, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये पहले आपको एक बात बता दें कि ये एक सेंट्रल एक्ट है, लेकिन इसे लागू करना है राज्यों को। तो इसमें नियम बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। तो उसका जो किस प्रकार के प्रोजेक्ट आएंगे तो वो मिला जुला होगा। पहले तो अधिनियम ने ये बताया कि वो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट एरिया में आते हैं जी, प्लानिंग एरिया में आते हैं। प्लानिंग एरिया को भारत में अलग अलग नामों से बोला जाता है। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में उसको हम डेवलपमेंट एरिया या विकास क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वो प्रोजेक्ट जो विकास क्षेत्र में आते हैं, या और बोलचाल की भाषा में कहें तो जो मास्टर प्लान के जो सीमा के अंदर आते हैं, वो प्रोजेक्ट आएंगे। उसके बाद उसी सीमा के अंदर वो प्रोजेक्ट
जिनको 1 मई 2017 को, दो प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, एक नए प्रोजेक्ट, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जी। यानी नए प्रोजेक्ट का मतलब कि अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हुआ 1 मई 2017 को। तो वो सारे प्रोजेक्ट जो 1 मई 2017 के बाद प्रारंभ हुए उनको हम न्यू प्रोजेक्ट्स कहेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट जिनका प्रोजेक्ट एरिया 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है। इसके अलावा वो सभी प्रोजेक्ट जिनमें नंबर ऑफ यूनिट 8 या उससे अधिक है वो आएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा ट्रिकी सा है जी। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप बताएं कि साहब उसका जो प्रोजेक्ट एरिया है वो 450 वर्ग मीटर है, तो पहली लाइन सुन के मैं कह सकता हूं कि आपका प्रोजेक्ट नहीं आता। लेकिन आप कहेंगे अभी रुकिए, अभी और मुझे बोलना। उसके बाद आपने कहा कि लेकिन मेरी जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 10 है, तो आपका प्रोजेक्ट आएगा। अर्थात इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो प्रोजेक्ट आएगा। जी। इसके अलावा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब चालू परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट 1 मई 2017 के पहले चल रहे थे और जिनको 1 मई 2017 से पहले या 1 मई 2017 तक जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिला था, वो प्रोजेक्ट भी रेरा की परिधि में आते हैं। अच्छा। अब उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी नियमावली बनाई है, तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ चीजें एडिशनल हैं। ये तो पूरे देश की बात थी। यूपी के लिए जो है, यूपी नियमावली बनाने का अधिकार राज्य को है और राज्य समय समय पर उसमें संशोधन भी कर सकता है। तो जो आज की स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उसमें यह कहा गया कि 1 मई 2017 को वो प्रोजेक्ट जिन्हें एक लोकल अथॉरिटी को मेंटेनेंस के लिए सौंप दिया गया था, जी, वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं माने जाएंगे, अर्थात वो रेरा की परिधि में नहीं आते। इसके अलावा वो सारे प्रोजेक्ट जिनको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आप जानते हैं जहां भी फ्लैट्स वगैरह बनते हैं वहां एक RWA या AOA, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनती है, जिन्हें मेंटेनेंस के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया गया। ये सारी बातें 1 मई 2017 की हैं जी। 1 मई 2017 तक सौंपा जा चुका था, उन्हें भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा और वो भी रेरा की परिधि में नहीं आएंगे। इसके अलावा वो सभी प्रोजेक्ट जिनमें डेवलपमेंट वर्क पूरा हो गया है और 60% या उससे अधिक प्लॉट्स की या फ्लैट्स की जैसी भी स्थिति हो, उनकी सेल डीड या लीज डीड हो चुकी, वो नहीं आएगा। और एक अंतिम चौथा ये भी है कि वो सारे प्रोजेक्ट जिनमें विकास कार्य पूर्ण हो चुके हों 1 मई 2017 या उसके पूर्व और उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया हो, वो प्रोजेक्ट भी नहीं आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति। जी। तो सर यहाँ पर एक छोटी सी बात बीच में और आई है कि इसका मतलब ये आता है कि ये तो यूपी रेरा की बात हो गई, बाकी हर राज्य में अलग अलग उनका रेरा काम कर रहा है। हर राज्य में देखिए, हमने पहले बताया कि ये सेंट्रल एक्ट है लेकिन लागू राज्यों को करना है। बिल्कुल। इसलिए अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है कि नियम बनाने का अधिकार संबंधित राज्य की सरकार को जी, इसीलिए सभी राज्यों के नियम अलग अलग। सर अगर हम बात करें रेरा की, तो अथॉरिटी जो है वो ग्राहकों की मदद कैसे करती है? यानी अगर एक खरीदार घर या मकान या एक अपार्टमेंट या कुछ भी इस तरह से खरीद रहा, तो रेरा उस ग्राहक की कैसे हेल्प करता है? देखिए, ग्राहक की हेल्प ये करता है कि पहले ग्राहक को अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। उसे ये समझना होगा कि रेरा आने के इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो जब समझ लेंगे फिर वो इस पे काम करेंगे तो होगा। तो देखिए, पहले इसको समझते हैं जी। तो इसको लाने के कुछ जो इसके उद्देश्य हैं, पहला तो ये है कि जो प्रमोटर्स हैं, ये अब मैं शब्द प्रमोटर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें एक मानकीकरण कर दिया गया। जैसे मैंने मानकीकरण की भी बात की गई थी, अभी तक हम कहते थे बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर, कॉलोनाइजर, ये अलग अलग नाम कहते थे। अब सब नाम समाप्त हो गए, एक नाम होगा प्रमोटर या हिंदी में संप्रवर्तक। तो पहली बात तो ये है कि जो अलॉटीज हैं, जो घर खरीदार हैं, उनके प्रति प्रमोटर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये पहला उद्देश्य है। तो अब तो उनकी जवाबदेही होगी, कैसे करनी है ये अभी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए कोई RTI में एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें अधिनियम में स्वतः ही एक ट्रांसपेरेंसी का पूरी व्यवस्था बना दी गई है और ये कोशिश की गई है कि जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी
सूचना की एक रूपता, अभी तक ये नहीं होता था। अर्थात जो प्रमोटर है उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में जितनी जानकारी है लगभग उतनी ही, या हम कह सकते हैं कि पूरी उतनी ही जानकारी आम नागरिक को भी हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि कोई फाउल प्ले ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म लाया जाए और अखिल भारतीय स्तर पे मानकीकरण किया जाए। जैसे कि एरिया की हम बात करें, एक उदाहरण के लिए मानकीकरण का, कि ये कहीं पे कहते थे साहब कि ये बिल्ट अप एरिया है, कहीं साहब सुपर एरिया है, कहीं सुपर बिल्ट अप एरिया है, अलग अलग एरियाज करके लोग बेचा करते थे। और स्टेट टू स्टेट उसके कैलकुलेशन के तरीके में भी अंतर होता था कि एक राज्य में जो है बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया की गणना इस प्रकार से हो रही है और दूसरे राज्य में उससे भिन्न प्रकार की हो रही है। तो वो भी आदमी किसी, मान लीजिए एक प्रदेश से आदमी आया, दूसरे प्रदेश में आके उसने संपत्ति ली और उसको वहाँ का गणना का तरीका मालूम है, दूसरे प्रदेश में आके वो एकदम हैरान हो जाता था कि ये क्या तरीका। तो अब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है कि ये सारे बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया और ये सब समाप्त कर दिए गए हैं। अब सारा ट्रांजैक्शन कारपेट एरिया पर होगा और उसकी गणना पूरे भारत में एक ही प्रकार से होगी। गणना कैसे होगी वो भी अधिनियम में लिख दिया गया है। इसके अलावा ये जो अलॉटीज हैं उनके भी कुछ दायित्व निर्धारित कर दिए गए हैं। जो प्रमोटर्स हैं उनके भी दायित्व निर्धारित हैं, अलॉटीज के भी दायित्व निर्धारित हैं, और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके भी दायित्व निर्धारित कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया कि ये टाइम बाउंड मैनर में इसका निस्तारण हो, और वो 60 दिन कर दिया गया है। तो अब आपने कहा कि ये जो अगर व्यक्ति ने समझ लिया कि ये चीज़ें हैं, अब हेल्प कैसे करेगा। तो किसी भी व्यक्ति को यदि घर खरीदना है तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए, अगर प्रमोटर से ले रहा है तो उसको ये पूछना चाहिए कि साहब कि रेरा का नंबर बताइए, या अगर उसने उसका ब्रोशर लिया या अखबार में विज्ञापन देखा तो सबसे पहले घर खरीदार को चाहिए कि वो रेरा नंबर उसमें देखे कि रेरा पंजीकरण नंबर उसमें पड़ा है या नहीं। रेरा पंजीकरण नंबर देखने के बाद जो रेरा की साइट है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उनकी साइट है up-rera.in, उस पर जा करके उस प्रोजेक्ट को सर्च करे जो रेरा नंबर था, और उसमें सारे डिटेल, उसमें जो है प्रमोटर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने पिछले वर्षों में क्या क्या काम किए, कितने उन पर मुकदमे हैं, कितने काम उन्होंने समय से पूरे किए, कितने समय से पूरे नहीं किए, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उसमें उनको मिल जाएगा। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और बहुत चीज़ें उसमें मिलेंगी, और 17-18 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिससे उसको कौन सा घर लेना है या किस प्रोजेक्ट में लेना है, तो उसकी जो चॉइस होगी वो इन्फॉर्म्ड होगी, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो इसलिए मेरा जो सुझाव होगा नागरिकों को, जो घर खरीदार हैं, वो सबसे पहले ये पता लगाएं और प्रमोटर से पूछें आपने रेरा में पंजीकरण कराया है अथवा नहीं कराया है, तो रेरा पंजीकरण नंबर लें। ब्रोशर अगर ले रहे हैं तो उसमें देखें और उसके बाद उसकी साइट पे जाके उसकी पूरी जानकारी ले लें। राजेश जी, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को साइट फिर से बता दें। साइट है up-rera.in। जी हाँ दर्शकों, और हम सभी यही चाहते हैं कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, मैं कोई भी झिझक या कोई भी जहन में विचार ना आए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो आप बिल्कुल साइट पे जाके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक बार बता देते हैं कि नमस्ते यूपी का हमारा एक खास सेगमेंट और होता है, वो होता है आज़ादी के यादगार पन्ने। तो चलिए पलटते हैं इन पन्नों को, देखते हैं आज क्या है खास इनमें। यूं तो देश में स्वाधीनता आंदोलन सन 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ। काकोरी दिवस स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। लखनऊ के समीप काकोरी में इस घटना को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया। इस घटना के पीछे कारण था अंग्रेजों की दमनकारी नीति को दबाना और
क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वाधीनता आंदोलन को गति प्रदान करना। 7 अगस्त सन 1925 को शाहजहांपुर में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ तथा मनमथ नाथ गुप्ता सहित कई क्रांतिकारियों ने शामिल होकर एक बड़ी योजना बनाई और ये तय किया गया कि सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन पैसेंजर से लाए जाने वाले अंग्रेज सरकार के खजाने पर कब्जा कर लिया जाए। 8 अगस्त को असफल होने के बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त को सफलतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया। अचानक हुए इस हमले से बौखलाए अंग्रेजों ने एक व्यापक अभियान चलाकर लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें जेल में घोर कष्ट और यातनाएं दी गईं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद फरार रहे, जो कि बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से सामना करते हुए अपने रिवॉल्वर की गोली से वीर गति को प्राप्त हुए। काकोरी दिवस का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल सन 1927 को इस मुकदमे का फैसला आया। जज हैमिल्टन ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। जी हाँ दर्शकों, नमस्ते। यूपी का हमारा आज का मुद्दा है रेरा, और इस पर बातचीत के लिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आज हमारे साथ हैं राजेश कुमार मेहतानी जी। और सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर प्रॉपर्टी किसी ने ले ली और मान लीजिए किसी कारणवश उसका पैसा फंस गया, जो लोगों के जहन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती भी है, तो रेरा के तहत फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है उस चीज़ का? देखिए, इसमें 2 बातें जुड़ी हुई हैं जी। एक तो ये है कि पैसा फंस गया और अब जो नए खरीदार हैं उनको क्या हो सकता है। देखिए, रेरा के आने के पहले ये बहुत कॉमन समस्या थी कि लोगों का पैसा 10-10 साल से 12-12 साल से 15 साल से फंसा हुआ है, ना उनको घर मिल रहा है ना पैसा वापस मिल रहा है। तो इसको जब रेरा का ड्राफ्टिंग की गई तो इस बात को ध्यान में लिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रायः देखा गया कि जो कुछ लोग जो है फंड का डाइवर्जन कर देते थे, यानी कि घर पैसा लिया है उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया, किसी दूसरे शहर में या दूसरे प्रदेश में कोई दूसरा व्यवसाय शुरू कर दिया, अपना कोई कॉलेज खोल दिया या कोई और व्यापार शुरू कर दिया, तो फंड का डाइवर्जन हो गया, या वो अपना लैंड बैंक ही बढ़ाते रहे, अपना काम नहीं किया। तो अब तो रेरा में ये व्यवस्था की गई है कि जो भी बिल्डर या प्रमोटर इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको एक उस प्रोजेक्ट के लिए एक अलग खाता खोलना होगा, जिसको हम सेपरेट अकाउंट कहते हैं, और जो भी रिसीवेबल होंगे उसका 70% उसी खाते में जमा करना होगा, और वो 70% केवल कंस्ट्रक्शन और लैंड में ही यूज होगा, और वो ऐसे निकलेगा नहीं जी। उसके लिए 3 प्रोफेशनल्स के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। जब विड्रॉल करना होगा तो एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, और इन दोनों के आधार पर एक चार्टेड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट देंगे, और उस सर्टिफिकेट का आशय ये है कि जो पैसा निकाला जा रहा है, जितना कार्य पूर्ण हो गया है, उसकी प्रतिशतता के अनुपात में ही पैसा निकाला जा रहा है। अर्थात अगर 10% पैसा अब निकल रहा है तो 10% काम पूरा हो गया। अगली जब हम निकाल रहे हैं कि अब जो कुल मिला के 25% पैसा निकलने जा रहा है तो 25% काम पूरा हो गया। तो जो पैसा जिस काम के, जिस प्रयोजन के लिए लिया गया है उसी में लगे, फंड का डाइवर्जन ना हो। तो इसमें अधिनियम में बहुत सख्त व्यवस्था उसके लिए कर दी गई जी। ठीक, तो
अब आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड हैं उनमें ये समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट जो ऑन गोइंग थे, जो रेरा में पंजीकृत हैं, उसमें अगर ऐसी कोई घटना हुई है, अर्थात नागरिक को शिकायत है, तो वो रेरा में ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। यूपी रेरा की जो साइट है up-rera.in, अगर वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, या ऐसा भी हो सकता है कि रेरा में पंजीकृत होना चाहिए लेकिन प्रमोटर ने नहीं करा कराया, रखा, तो जी। दो बातें हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो रेरा में पंजीकृत है या वो प्रोजेक्ट जो रेरा में पंजीकरण रखने की पात्रता रखता था परंतु उन्होंने नहीं कराया, तो उसकी शिकायत भी बिल्कुल। रेरा में की जा सकती सर है। यहीं उनकी पे साइट एक चीज और पूछना चाहेंगे, शिकायत करने का ये जो तरीका होगा वो क्या होगा? बहुत सिंपल है जी एक तो रेरा की वेबसाइट है up-rera.in, जी वहाँ जाकर के आप ऊपर जो बहुत सिंपल उनके मेन्यूज हैं वहाँ पे कंप्लेंट सेक्शन में जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इनका ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से जाकर के यूपी रेरा का ऐप भी जी। डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें आप जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो रसीदें हैं और जो ब्रोशर है और कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपको अपलोड करने होते हैं और फिर आप क्या रिलीफ चाहते हैं वो आपको वहाँ लिख देना होता है और आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि अब यूपी रेरा ने ई कोर्ट शुरू कर दिया है, तो आपको कोर्ट में फिजिकली हाजिर होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लिंक आता है और आप ऑनलाइन ही, आपकी कोर्ट जो है वो ऑनलाइन सुनवाई जी। कर लेती है और टाइम बाउंड मैनर में आपका निर्णय आ जाता है। बिल्कुल। तो सर इसी के साथ एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी या हम देखें रियल एस्टेट एजेंट है जी। दोषी करार पाया जाता है जी अगर, हाँ। तो किस तरह की सज़ा का प्रावधान होगा उनके लिए रेरा के तहत? जी जी, पहले प्रमोटर की सजा देखें। देखिए अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है, ये जो हमने पात्रता अभी बताई कौन कौन से प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर वो नहीं कराते हैं तो उसके लिए एक सजा है। पहले तो ये कहा गया है कि कोई भी प्रमोटर जी अगर रेरा में उसका प्रोजेक्ट पात्रता रखता है, एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो वो बिना रेरा में पंजीयन कराए उस बिल्कुल। प्रोजेक्ट का क्रय विक्रय तो छोड़िए, उसका विज्ञापन भी नहीं निकाल सकता, किसी को इनवाइट नहीं कर सकता। वैसे किसी ने अपने घर में लोगों को मीटिंग के लिए बुला लिया और वहाँ एक तरीके से विज्ञापन कर रहे हैं, SMS नहीं भेज सकता, व्हाट्सएप नहीं भेज सकता, ये विज्ञापन की डेफिनेशन बहुत वाइड है, वो सब नहीं कर सकता। और जो पहले प्री बुकिंग इत्यादि होता था वो सब व्यवस्था समाप्त। बिल्कुल। तो जब तक वो रेरा में पंजीकरण नहीं करा लेगा, अब आप कहेंगे पंजीकरण से क्या लाभ होगा, क्योंकि जब वो पंजीकरण कराएगा तो उसमें वो 18-19 प्रकार के डॉक्यूमेंट देगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बताएगा, मुकदमे जो चल रहे हैं उसके बारे में बताएगा, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा। तो वो पब्लिक डोमेन में जब दे रहा है तो वो जनता से तो कह ही रहा है, बिल्कुल। और ये सब चीजें वो सरकार से भी शेयर कर रहा है, तो वो पूरी उसकी जांच हो जाती तब पंजीकरण होता है। तो पंजीकरण इसलिए कराना जरूरी है। तो पंजीकरण जब उसको मिल गया, इसका मतलब कि ये सब चीजें सामान्यतः सही होंगी, तो एक तरीके से विश्वसनीयता का जो संकट था वो समाप्त होता है। तो इसलिए अगर उसने वो देख लेता है कि पंजीकरण है तो उसको एक तो लाभ होता है। अब वो मान लीजिए उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया और वो कर रहे हैं और उसकी शिकायत होती है, तो उस पे जो प्रमोटर है उस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का 10% तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। काफी ये बहुत भारी बड़ी यानी इस जुर्माना रह सकता है। और अगर एक चीज और बता दूं, अगर उसने कुछ झूठ बताया है, जी जैसा कहा वैसा नहीं मिला, तो भी प्रमोटर पर प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5% तक का जुर्माना हो सकता है। जी, तो दर्शकों हम यही चाहते हैं हमारी ये जो आज की जानकारी है वो आपके लिए ही थी, तो आपको लाभ उससे मिले और बिल्कुल बिल्कुल चौकन्ने होकर के रेरा के तहत जितनी भी जानकारी आपको दी गई है उसी हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें। और दर्शकों यहाँ पर वक्त की थोड़ी सी कमी है तो हमें आपसे इजाज़त लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी नए विषय के साथ जो आपके लिए जानकारी भरा होगा। नमस्कार।